लिए ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि इसी पे अपने को ध्यान देना है। बहुत सारे लाइंस निकलेंगे ऐसे। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इसमें से फ्लक्स कितना होगा थ्रू दिस सरफेस, थ्रू दिस ऑब्जेक्ट, बेसिकली ये क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है आपका। इसमें से फ्लक्स कितना होगा, कौन बताएगा? जीरो की नॉन जीरो? क्या काउंट करना है? नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग द गिवन एरिया, नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग द गिवन सरफेस, ऐसे बोलो। तो जितनी लाइंस एंटर कर रही है वही सब बाहर निकल रही है ना, अंदर तो कुछ बच नहीं रहा है कि नहीं? तो यहां पर भी फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स टू दिस सरफेस कितना होगा, जीरो होगा। हालांकि ये जो है आपका जीरो नहीं है, सॉरी ये यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। पॉइंट चार्ज का नॉन यूनिफॉर्म होता है। लेकिन बात उसकी नहीं है, यूनिफॉर्म में तो पक्का जीरो आएगा। बाकी ऐसे केसेस में भी जीरो आएगा। ऐसे केसेस मतलब कैसे केसेस, जिसमें जितने लाइन एंटर कर रहे हैं उतने ही बाहर क्या होंगे, निकलेंगे। तब फ्लक्स क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फ्लक्स जीरो कब नहीं आएगा, देखो, जब मान लो कि यहाँ पे कैविटी बन गई, थोड़ी सी यहाँ पे जो है कैविटी बन गई ऐसे, मतलब ये वाला पार्ट ओपन रख दिया। समझ में आया क्या? तो इतने पार्ट से कौन सा फ्लक्स मिस हो गया, पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव फ्लक्स नेक्स्ट देखो ध्यान से, पॉजिटिव फ्लक्स जो है निकल गया। तो मतलब बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन का फ्लक्स क्या आएगा, निगेटिव की पॉजिटिव? मुझे बस इतना बताओ, अगर ये कैविटी है, येलो वाली क्या है ये, कैविटी, ऐसा ऑब्जेक्ट है आपको, बंदिश ऑब्जेक्ट ने ऐसा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ फ्लक्स नॉन जीरो आएगा तो क्लियर हो गया। बट पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, वो सोचो। अगर ये होता तो पॉजिटिव फ्लक्स लेके आता और आंसर जीरो आ जाता, मतलब अभी निगेटिव है ना। अरे समझ में आया क्या? तो अभी निगेटिव फ्लक्स होगा, ये आने से जीरो हो जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव लेके आ रहा है, तो पहला बचा हुआ निगेटिव होगा फिर तो। क्लियर है? वो निगेटिव कौन सा है वैसे, कितनी लाइंस है वो? इसके पैरेलल ये जो लाइंस यहां से एंटर करेंगी ना, ये निगेटिव फ्लक्स है ना ये, यहाँ पे निगेटिव फ्लक्स, एरिया वेक्टर उल्टा है उसका। तो ये वाला कट नहीं रहा है वहां पे, तो ये बच गया ना, बाकी सब कट रहा है। तो ऐसे हम पॉजिटिव निगेटिव के बारे में तो बोल ही सकते हैं। समझ में आया एग्जांपल? अब इस पे कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं आपको डायरेक्ट, बट याद रखना फ्लक्स काउंट करने के दो तरीके हैं। अगर इक्वेशन ही दी है तो इंटीग्रल ई डॉट डी ए करके आ जाएगा फ्लक्स, ये ई इंटू ए करके। और अगर सोचना है तो किस तरह सोचना है, नंबर ऑफ लाइंस के टर्म्स में, कितनी लाइन एंटर डाला, कितनी लाइन बाहर निकालिया। समझ में आया? तो ये है। और अगर इंटीग्रेशन के फॉर्म में चाहिए अपने को फ्लक्स, तो मैंने तो आपको ई डॉट ए बताया, बट अगर टेढ़ा मेढ़ा सरफेस एरिया होगा तो उसका एरिया वेक्टर वेरिएबल होगा। एरिया वेक्टर क्या होगा, हर जगह पे अलग अलग होगा, वेरिएबल होगा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके, दैट विल गिव यू टोटल फ्लक्स। ठीक है ना? तो ये बेसिक आइडिया है। तो फ्लक्स के बारे में सब लोग ध्यान से सुनना। अगर फॉर्मूला से हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना सोचना है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, डायग्राम वगैरह की बने तो। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं फॉर्मूला वाले, देखो। इसको बना सकते हो आप लोग, क्यूब बना लो एक। बनाओ डायग्राम। तो एक क्यूब दिया है सिंपल सा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फंक्शन दी है, तो आप साफ साफ देख सकते हो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म है, देखो ना, एक्स पे वारी करती है, वाई कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करती है कि नहीं? और टू डायमेंशनल है। कैसी है? टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमें कुछ नहीं करना, क्यूब का जो है साइड लेंथ दिया अपने को, ये फ्लक्स निकालना है। क्यूब से फ्लक्स निकालना मतलब, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्यूब के 6 सरफेसेस से फ्लक्स निकालना। ठीक है? जो एक्स वाला वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वजह से कौन से जो है एरिया, कौन से सरफेसेस अफेक्ट होंगे, ए डी ई एच और बी सी जी एफ, वो एक्स वाले में काम आएंगे, और वाई वाले में ऊपर और नीचे का, वो छत और नीचे का फ्लोर। करो जरा, ट्राई करो, सेपरेट सॉल्व करो, एक एक सरफेस 6 सेपरेट करा, 6 सरफेसेस सेपरेट सेपरेट फ्लक्स काढा, सगळ्याला ऍड करा, प्लस मायनस घेऊन व्यवस्थित। ये ई नॉट अलग कर दो इसको, ये इसको ई नॉट मत लिखो, एक मिनट, इसको लिखो आप
इसको E1 लिखो, इसको E2 लिखो, ऐसे करो। E1 E2 लिखो, क्योंकि दोनों के डायमेंशन अलग अलग होंगे, एक एक्स स्क्वायर एक वाई स्क्वायर है। ई नॉट काढून टाका ती, E1 E2 लिहा। E1 E2 आर सम कॉन्स्टेंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल नहीं है, याद रखना, आई कैप जे कैप हो, डायरेक्शन बस ऐसे वेक्टर के लिए बनाई है। इलेक्ट्रिक फील्ड टेढ़ी मेढ़ी है, बहुत विचित्र इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करती है। तो लाइन से एक एक सरफेस को अपने को निकालना है। तो पहले निकालूंगा मैं ADHE। ADHE का आंसर तो सिंपली जीरो आएगा, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। वो जो पूरा प्लेन है उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, जीरो ना। तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है कि नहीं। तो उसका तो फ्लक्स जीरो हो गया। यहाँ तक क्लैरिटी है कि नहीं, समझ में आई ये वाला। वो प्लेन जहां पे रखा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है ना, वो कौन से प्लेन में रखा है देखो ना, वाई जेड प्लेन में रखा है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो काय का फ्लक्स आएगा। उसके बाद जाते हैं हम आगे, BCHF। वो जहां पे रखा है वहां पे कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड काम की अपने को, एक्स वाली बस, वाई का कोई काम नहीं उसमें, क्योंकि वाई वाली इलेक्ट्रिक फील्ड उसके आर पार नहीं जाएगी, उसके ऊपर ऊपर से निकल जाएगी। नहीं समझ में आ गया। ये BCGF प्लेन दिख रहा है, उभा प्लेन है ना, आडू इलेक्ट्रिक फील्ड काम आपल्याला उभी काय करायची। तो हमें मतलब है सिर्फ एक्स कंपोनेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड के। अरे बोलो। और उसकी वैल्यू कितनी है वहां पे, E1A और यूनिफॉर्म है उस जगह के लिए, उस पूरे के लिए, उस जगह के लिए कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया ना अभी। तो पूरे प्लेन से E1A इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो पैरेलल भी है, देखो एरिया वेक्टर वगैरह। तो E1A स्क्वायर फ्लक्स आ जाएगा। E1A क्यूब, सॉरी, E1A इलेक्ट्रिक फील्ड आणि एरिया किती, ए स्क्वेअर ना। तो E1A क्यूब आली ना फ्लक्स, प्लस मध्ये। लवकर सांगा काय त्रास होता तर, बरोबर आहे ना। तो यहाँ पे आ जाएगा E1A क्यूब। कळालं सगळ्या नाही। E1A इलेक्ट्रिक फील्ड आहे त्या BC काय ती GH ला, इथं लिहतो मी, ही जी इलेक्ट्रिक फील्ड आहे ही E1A असणार आहे, कोऑर्डिनेट बघून घेऊ शकता तुम्ही। आणि पूर्ण त्याचा एरिया ए स्क्वेअर वगैरह वगैरह ते आलं हे सगळं पॉझिटिव्ह। दूसरा, आप कौन सा लेंगे, जेड वाले तो कुछ काम के नहीं है ना, जेड डायरेक्शन वाले। तो ABDC लेते हैं। ABDC वरचा ते छत है की नाही, नाही नाही। AB काय केलंय मी, ABCD, हाँ सॉरी, ABCD। ABCD के लिए आप देखो, वाय स्क्वेअर आहे ना ते, म्हणजे ते असणार E2A⁴, कारण इथं जी इलेक्ट्रिक फील्ड आहे ह्या ठिकाणी, तिची व्हॅल्यू किती आहे बघा, E2A² व्हॅल्यू आहे ना, कोऑर्डिनेट बघा ना, एक ए कोऑर्डिनेट आहे, उंची बघा ना त्याची ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किती झाली त्या ठिकाणी, या पूर्ण एरियावर इलेक्ट्रिक फील्ड किती आहे, E1A² ना, बघा ना कोऑर्डिनेट, वाय कॉम्पोनेंट व्हायचं आपल्याला, दुसरी इलेक्ट्रिक फील्ड बघायचीच नाही, कामाचीच नाही ना आपल्याला, परपेंडिक्युलर बघायची। तर मग E1A⁴ हे फ्लक्स झाला, प्लस का मायनस, प्लस का मायनस, प्लस ना, जे कॅप आहे प्लस, वर चालतं, इलेक्ट्रिक फील्ड वर आहे, एरिया वेक्टर वर आहे, प्लस पॉझिटिव्ह फ्लक्स आहे। क्या हो गया, अच्छा इथे E2 आहे, E2। आणि कोण राहिलं तर खालचं राहिलं ना, ते खालचं झिरो आहे काय त्यात, तिथे इलेक्ट्रिक फील्ड नाही, वाय कोऑर्डिनेट जीरो है दादा। तो इन दोनों को ऐड करो तो आंसर आ जाएगा, E1A³ प्लस E2A⁴, ये टोटल फ्लक्स आ गया पॉजिटिव में। बाकी तो कुछ काम के नहीं ना, बाकी सारे यही काम के देखो। बाकी दो सरफेस कौन से बचे हैं, DCGH, उससे फ्लक्स आएगा क्या, उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए ना, जेड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, उसको जेड में इलेक्ट्रिक फील्ड से आएगा फ्लक्स, वरना नहीं आ सकता उस फेस को। तो वहां पे फ्लक्स जीरो आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको, लिखो चलो फटाफट। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है E1A³ सॉरी, टोटल फ्लक्स आ चुका है E1A³ प्लस E2A⁴। इसमें आंसर जीरो क्यों नहीं आया, ये तो बंदिस्त फिगर है, क्योंकि फील्ड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म, इसलिए इसका आंसर कुछ भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, अगर कुछ मैथमेटिकल फंक्शन ठीक से ले लिया तो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में दिए, टेढ़ी दिए, तो क्या कर लोगे, उसके कंपोनेंट कर लोगे, और कंपोनेंट हो जाएगा, फिर टाइम पास क्वेश्चन आते नीट में से, कंपोनेंट करके वो बस निकालो दो, एक्स वाली सेपरेट वाई वाली सेपरेट। तुम्हाला जॉमेट्री झालंय का मॅथ मध्ये, 3D जॉमेट्री, वेक्टर जॉमेट्री असलं काही, 3D जॉमेट्री झालंय,
ठीक है, तुम्हारा एरिया वेक्टर भी साइन लेते हैं ना, एरिया वेक्टर का साथ तो। एक क्वेश्चन देता हूँ जिसमें आपको इमेजिन करनी चीजें, ठीक है? ये हो गया सबका? अरे बोला। इमेजिन करना पड़ेगा इसको, आप में ध्यान से देखिए। वही सब है फिर, क्यूब वगैरह। इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी सिंपल है, यूनिफॉर्म है, झंझट ही खत्म है। ई नॉट आई कैप, मतलब इसे सिंपल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन जो सरफेस एरिया जिससे आपको फ्लक्स पूछा है वो ये है। काय झालं ही? कसं करू आता याला? थांबा थांबा. हम्म. दिसला का? कळलं काय ते? डायगोनल डायगोनल. डायगोनल प्लेन आहे ती, डायगोनल लाईन नाही. या प्लेनला नाव ठेवू आपण ए बी सी डी. आता तुम्हाला क्यूब दिलाय का एक प्लेन दिलाय? प्लेन दिलाय ना. पण या क्यूबची लेंथ ए आहे बरं का. ते प्लेनचं काय तुम्ही बघा आता, बाकी सगळं विषय. ही क्यूबचं तर ए साईड लेंथ. आणि ती जे प्लेन दिलाय, प्लेनचा एरिया वेक्टर कुठं असतो बाहेर का मध्ये? कसं मी तुम्हाला सांगितलं ना, प्लेन असेल तर पुढे घेऊ शकता आणि मागे घेऊ शकता. जर क्लोज फिगर असेल तर आउटवर्ड, पण एक सिंगल प्लेन आहे म्हणल्यास काय दोन्हीकडे घेऊ शकता ना. तो जानबूझ के पॉझिटिव्ह वाला फ्लक्स निकालो. कौन सा निकालो? निकालो. फाइंड पॉजिटिव फ्लक्स थ्रू दिस शेडेड एबीसीडी प्लेन. सिंपल है. ई स्क्वायर बाय, सही है। नहीं गलत है, गलत है, गलत है। अरे गलत आंसर है, सिंपल है। कौन बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट है और यूनिफॉर्म है वो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई टेंशन नहीं है, एरिया बस ठीक से देखो। तो क्या लिखे साल एरिया को? हम्म. हाँ खत्म, सिंपल है। आंसर है ई नॉट ए स्क्वायर, समझ विषय। इसको करने के दो तीन तरीके हैं, एक प्योरली मैथमेटिकल, एक फिजिक्स वाला है, एक थोड़ा इमेजिनरी है। तो सारे तरीके बता देता हूं मैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो ध्यान से देखिए सब लोग। पहली बात तो, ये जो सामने आपके दिख रहा है डायगोनल शेप में, इसका एरिया कितना है कौन बताएगा? इसका एरिया है √2 a²। ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं है ये, क्योंकि ये लेंथ √2 है ना, और ये है। तो इसका एरिया कितना है? √2 a²। इस एरिया का ही कंपोनेंट कर दो, या प्लेनचे दोन कंपोनेंट. दरवाजा उघडला कसं दिसते बघा, दरवाजा उघडल्यासारखं करायचं याला. हे जो ब्ल्यू वाला एरिया आहे, तो ह्या दोघांचा कंपोनेंट असं म्हणतो मी. हा दरवाजा एक आणि हा दरवाजा एक, याचा कंपोनेंट आहे बघा ती मध्ये. ऐसे मान सकते ना हम लोग. तो अगर ये ब्लू वाला उड़ा दिया तो ये दो बचेंगे, उसमें से ये पिन काम का हो जाएगा. तो कौन सा बचा? कंपोनेंट तो ये बचा ना. इसका एरिया कितना है? ये स्क्वायर. झालं ई नॉट ए स्क्वायर, समझ. हो गया ई नॉट ए स्क्वायर. ए स्क्वायर. ये क्या बोलते हैं आपका, ये जो टेढ़ा वाला कंपोनेंट है, इसको ऊपर से ऐसे देखेंगे तो दिखेगा आपको. देखो ये ऐसे है ना, ऊपर से देखोगे तो. और ये डॉट डॉट वाला रिजल्टेंट है उसका, ऐसे रिजल्टेंट. तो ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बन गया ना, देखो ना. तो वो है ये. पहला मेथड समझ में आया, फिजिक्स वाला सिंपल. हमने प्लेन के ही कंपोनेंट कर दिए. प्लेन के तिरपा प्लेन तो लाडवान उभा करून टाकला. उसमें से ये प्लेन तो बिन काम का है, तो बचा ये वाला. अरे बोलो ना. अब दूसरा मेथड, जिसमें हम लोग थोड़ा सा फिजिक्स लगाएंगे एरिया वेक्टर के फॉर्म में. इसका एरिया वेक्टर इमेजिन करो कैसे होगा. इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा बाहर की तरफ, और उसकी वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड तो पता है आपको, आपने अभी बोला है मुझे √2 a² है. एरिया वेक्टर से मैग्नीट्यूड मुझे एरिया एरिया ऑफ द प्लेन, √2 a². और ये जो ऐसे टेढ़ा है ना, अब ये वेक्टर है, एक लाइन है ये, इसके भी कंपोनेंट हो सकते हैं.
कैसे होंगे इसके कंपोनेंट, सब लोग ध्यान से देखना। इसका एक कंपोनेंट जाएगा एक्स एक्सिस के पैरेलल और एक जाएगा जेड एक्सिस के पैरेलल। इसे देखो जेड के पैरेलल, तो जेड वाला तो नहीं चाहिए अपने को। अरे डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं ना हम लोग, दोनों पैरेलल वाले चाहिए ना। तो ई नॉट आई कैप वाला है, तो ये भी अपने को क्या चाहिए, ये वाला जो कंपोनेंट एरिया वेक्टर का, एरिया वेक्टर का वेक्टर आता है वेक्टर। ये है ए स्क्वायर आई कैप और ये क्या है, ए स्क्वायर के कैप। ये तो अपने को चाहिए नहीं, तो ए स्क्वायर आई कैप इंटू ई नॉट। चलो डॉट डॉट वन आ गया, वाई आएगा। समझ गए सब लोग। तीसरा भी है एक और मेथड, वो मैथमेटिक्स में बाद में बताऊंगा, मैग्नेटिज्म बताऊंगा। लिख लो अभी, मैग्नेटिज्म में भी आता है ये शेप, करंट आता है जैसे घूमता है चारों तरफ। तो दोनों में से जो मेथड आपको अच्छा लगता है आप लिख लो। और इसमें पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह दोनों आंसर आ सकते हैं, बिकॉज इट्स अ प्लेन. प्लेन में एरिया वेक्टर पुढे बनवू शकतो मागे बनवू शकतो. सरफेसला माहिती आहे आपल्याला की आउटवर्ड काढायचा, प्लेनला आउटवर्ड काही नसते, दोन्हीकडे आउटवर्ड असते प्लेन साठी. सिंगल प्लेन साठी एरिया वेक्टर पुढे मागे कुठे पण असू शकतो. सिलेंडर बद्दल काय माहिती तुम्हाला, एक सिलेंडर आहे हॉलो सिलेंडर, त्याचा एरिया किती असते, सरफेस एरिया. सिलेंडर सरफेस एरिया 2πr l ना, माहिती ना कर्व सरफेस एरिया. त्याचं हे किती असते, काय असते एवढंच असतं ना सर सिलेंडरला, अजून काय असते, व्हॉल्यूम πr²h, माहिती ना सगळं. ठीक है, ये हो गया सबका. अरे हो गया ना. अब आप सोचो कि मेरे पास एक इमेजिनरी सरफेस है, ऐसे सिलेंडर है ये, हॉलो सिलेंडर है. हॉलो नहीं, मैं तो बोलता हूं अपने पास क्लोज सिलेंडर है. कसला है हा, क्लोज्ड सिलेंडर. इसकी रेडियस जो है वो है स्मॉल आर और उसकी जो लेंथ है वो है एल, असला सिलेंडर है. और ये कोएक्सियली एग्जिस्ट करता है एक लिनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा में. ऐसे ऐसे वायर है, उसके आजू बाजू में सिलेंडर है और ये इनफाइनाइट वायर है. कैसा वायर है ये, इनफाइनाइट है कि नहीं. तो आपको निकालना है फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर. लिखो क्वेश्चन, सिलेंडर से फ्लक्स कितना होगा ये निकालना है. क्लोज्ड सिलेंडर है, क्लोज्ड, आंसर जीरो नहीं आएगा क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड तो जीरो आता. तो कितना आंसर आएगा वो निकालना है. देखो अभी सोचना नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव निकालना है. निकालना का जब बात आएगी तो हमें फॉर्मूला में घुसना पड़ेगा, है ना. फॉर्मूला में घुसना है मतलब यू शुड थिंक अबाउट इंटीग्रल ई डॉट ए कॉस थीटा, ई डॉट डी ए कॉस थीटा. अब नंबर्स को, नंबर ऑफ लाइंस को नहीं गिनना है, अभी प्योर कैलकुलेशन करनी है. तो एक अच्छी बात यह है कि एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू द एरिया. कंपोनेंट करने की जरूरत ही नहीं है, रेडियल फील्ड है ना. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपकी सरफेस एरिया की हर एक पॉइंट को क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी. मतलब वहां कंपोनेंट देने की जरूरत नहीं है, आपने को डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्या करना है, एरिया. अच्छा, सरफेस पे, पूरे कर्व सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, सिर्फ इस पे देखो कर्व सरफेस पे. वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन वेरिएबल है बट वैल्यू कांस्टेंट है. कितनी है, 2c λ/r. कितनी वैल्यू है, और हर जगह पे वही है देखो, क्योंकि हर जगह पे डिस्टेंस तो वही है ना उसका. तो आप देखो यहां पे मैं सिंपल लिखता हूं, मेरे को सॉल्व करना था फ्लक्स थ्रू सिलेंडर इज इक्वल टू, मैं लिखता फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस एरिया प्लस फ्लक्स थ्रू कैप्स. कैप्स म्हणजे काय आता ही, टोपण आहेत ना दोन, इसका तो झिरो आन्सर आहे. क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आडव्या प्लेन मध्ये अशी आणि ती कॅपचं एरिया वेक्टर वर आहे असा. आणि असं पण शकतो आपण, इलेक्ट्रिक फील्ड जी निघायला लागली ती कॅपच्या आरपार नाही चालली, कॅपच्या मधूनच चालली बघा अशी, वरच्या वरूनच. कळलं काय म्हणायचं ते, असं नहीं कि ऐसी घुसून खाली थोड़ी जाना अशी मरायला, है कि नहीं, स्ट्रेट ऐसे निकलता है बाहर की तरफ. समझ में आया, आर पार नहीं जा रही, उसके उसके ऊपर प्लेन में एग्जिस्ट करती है. तो कैप से फ्लक्स जीरो हो गया. तो सिलेंडर का फ्लक्स मतलब ही किसका फ्लक्स, कर्व सरफेस एरिया का. और वो कैसे लिखा जाएगा, कर्व सरफेस एरिया का कैसे लिखा जाएगा, एरिया कितनी है त्याचा, एरिया तो आप ऐड होंगे ना डायरेक्ट, डायरेक्शन तो फिक्स हो चुकी है, हर जगह पे पॉजिटिव फ्लक्स आने वाला है कि नहीं. कितना जो है एरिया आएगा, 2πr l एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2c λ/r. ये आंसर आ गया, खत्म, लिखो.
अगर थोड़ी डायग्राम बनाने की हम कोशिश करें तो हमें दिखेगा कि एट ईच एंड एवरी पॉइंट जो छोटा सा एरिया वेक्टर इस सिलेंडर के ऊपर हम लोग कंसिडर करेंगे, मान लो छोटा सा एरिया अपने पास सिलेंडर के ऊपर डीए एरिया, छोटा सा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो सिलेंडर से निकलेगी वो पक्का जो है इस डीए एरिया को क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये हमें समझना है, आर पार निकलेगी उससे परपेंडिकुलरली। एंड दैट इज व्हाई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कॉस जीरो ले लो, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय टोटल एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हर जगह पे अलग है, लेकिन हर जगह पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी अलग है, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट मैच कर रहा है एकदम, एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रहे हैं एरिया वेक्टर्स हर जगह पे। दैट इज व्हाई डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो देखो इंटरेस्टिंग आंसर आता है। यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, 4 पाई लैम्बडा एल, इतना ही आ रहा है ना। सी की वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं। ये 4 पाई नमस्ते हो गया, क्या आंसर आया रे, लैम्बडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। लैम्बडा एल क्या है जरा सोचो, क्या है लैम्बडा एल। हाँ, क्या है लैम्बडा एल। हाँ, सांगा ना लॅमडा जरा व्यवस्थित सांगा, लॅमडा काय आहे? हाँ, सिलेंडरच्या आतला चार्ज, चार्ज केप्ट इनसाइड द सिलेंडर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज ऑलवेज द आंसर, वॉट एवर ज्योमेट्री इज देयर। इसी को बोलते हैं गॉस लॉ। ये लॉ था वैसे, मैंने ऐसे ही बता दिया आपको एग्जांपल के माध्यम से, इसको हम अलग से पढ़ेंगे बाद में आएगा। whenever you want to calculate flux through any surface, just what you need to do is calculate the inside charge। जैसे इस कमरे से फ्लक्स निकालना है, अगर मेरे को पता है इस कमरे में 3 कूलम चार्ज रखा है, तो आंसर क्या आएगा, 3/एप्सिलॉन नॉट। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई भी ज्योमेट्री हो, कमरा ऐसा ऐसा हो, कुछ भी हो, टूटा हुआ हो, बंदिस्त होना चाहिए, बंदिस्त, ऐसा नहीं कि रिकामा कमरा, उसमें तो फिर अलग आंसर आएगा। बंदिस्त कमरा, बंदिस्त सरफेस एनी शेप में, अगर उसके अंदर हम क्यू चार्ज रखते हैं तो फ्लक्स पक्का कितना आएगा, Q/एप्सिलॉन नॉट, कंपलसरी है। ठीक है, ये एक लॉ है, बट वो हम बाद में, अभी हम फ्लक्स निकालना सीख रहे हैं, फिर उसके लॉ हम बाद में देखेंगे। ठीक है, फ्लक्स निकालने का तरीका क्या है, एक तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल ढूंढो, और एंगल अगर मैच कर रहा है तो सीधा क्या कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया, समझ विषय। ओके, तो ये सिंपल सिंपल चीजें हैं। अब जो है एक और एग्जांपल हम करेंगे, इसी के बाजू में लिख देता हूं। जैसे मैंने सिलेंडर लिया, अब मैं क्या कह रहा हूं देखो, मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है क्यू, और उसके आजू बाजू में मैं एक स्पेरिकल सरफेस इमेजिन कर रहा हूं, स्पीयर है 3D में, जिसकी रेडियस आर है। कितनी रेडियस है, फ्लक्स बताओ, फ्लक्स थ्रू द स्पीयर, बड़ा सिंपल है, बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द स्पीयर की वैल्यू, अरे ई इंटू ए करोगे ना, ई इंटू ए करना है, क्योंकि हर जगह पे वही है, सब दिखाना फिर से। हर जगह पे एरिया वेक्टर आप ड्रॉ करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके क्या होगी, पैरेलल होगी एरिया वेक्टर के। दिखाऊं कि समझ गए, ये ड्रॉ करके दिखाऊं, समझ गए ना, सेंटर पे रखा है वो। तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सी क्यू बाय आर स्क्वायर ना, सी क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू एरिया कितनी है, 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से आप देखो फिर से वही आगे देखो, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, सी की वैल्यू रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे यार बोलो, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट म्हणजे काय, मध्ये ठेवलेला चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज ऑलवेज द आंसर, व्हाट एवर द शेप इज। अगर शेप ऐसा भी होता, ये असला शेप है कावळा काहीतरी असली बघा, तो इसका भी आंसर क्या आता है इस शेप से, गुलाबी वाले से, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही आ जाता है वो। क्लियर हो गया सबको, तो ये आगे पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे अपन इसमें, और इसमें मॉडिफिकेशन भी पढ़ेंगे। अभी के लिए बस रिजल्ट देखते जाओ, ठीक है। अब जो है आगे आते हैं। अच्छा, क्योंकि मैंने आपको ये बता ही दिया है, तो मैं आपको कुछ और ट्रिक्स बता दूं, सिंपल देखो। क्या करना है अपने को, किसी भी क्लोज सरफेस से अगर लेट्स का लगेच करूनच टाकू ना, काय मागे पुढे शिकवतो काय फरक पडते, लिखो हेडिंग, गॉस लॉ। गॉस लॉ, काही लागा ना स्पेलिंग, काय लिहायचं बोर्डात पेपर थोडीच आहे, गॉस लॉ, मला माहित नाही, गैस लॉ लिया, काय भी लिया, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसे लिखो, गॉस के और भी लॉज हैं, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जल्दी लिखो, स्टेटमेंट लिखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गॉशियन सरफेस। तुम बोलोगे गॉशियन सरफेस काय असते ती, हवा असते, लिहा गॉस काय लिहिलं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉशियन सरफेस, ही शब्द महत्वाचा आहे, गॉशियन सरफेस, त्याने स्वतःचा सरफेस तयार केला त्यानं, गॉशियन सरफेस। काय बी स्पेलिंग लिहा रे, असलं काय विचारताय, काय करायचं आपलं स्पेलिंगला, गॉशियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉशियन सरफेस इज इक्वल टू इनसाइड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, संपलं। इज इक्वल टू, मराठी सगळे ह्याच्यातल्या शब्दामध्ये लिहा, इज इक्वल टू असं, इनसाइड चार्ज डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट, इज इक्वल टू इनसाइड चार्ज डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट।
इनसाइड चार्ज डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट. काय कळालं? काहीच नाही. गॉसियन सरफेस काय बहुत आहे? गॉसियन सरफेस कुछ नहीं होता. एनी सरफेस विच इज अ क्लोज्ड बंदिश 3D सरफेस, क्लोज सरफेस 3D में, उसको क्या नाम दे दिया? गॉसियन सरफेस. तो नाम क्यों दिया सर? क्योंकि वो इमेजिनरी है. मतलब ऐसा जरूर नहीं कि वहां सरफेस होना ही चाहिए. होगा तो अच्छी बात है, नहीं भी होगा. फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा इलेक्ट क्या ये इनफाइनाइट वायर है. मैं बोल रहा हूँ इसके आजू बाजू में जो है सिलेंडर इमेजिन करो, कोई एक्सियल. तो असली में है कि इमेजिन करना है, तो उसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस. इमेजिनरी सरफेस मेंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट्स इट. तो गॉसियन सरफेस का अर्थ लिखो, उसके बाजू में कहीं छोटा सा क्लोज्ड 3D फिगर. सिंपल अर्थ है उसका. क्लोज्ड बंदिस्त पाहिजे, उघडं नाही पाहिजे. क्लोज्ड 3D फिगर. इसके एग्जांपल बताओ क्लोज 3D फिगर के. स्पीयर चालेल का? सिलेंडर कोणतं? क्लोज सिलेंडर ओपन नाही चालणार. अजून? फुगा फुगा. हा, कोण पण चालेल. हा, क्लोज कोण चालेल. अजून काही? क्यूब चालेल. कसाही शेप चालेल, फक्त कसा पाहिजे? बंदिस्त पाहिजे, त्यात होल नसलं पाहिजे. ओके. तो इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस. समझ में आया सबको? और गॉसियन सरफेस से अगर फ्लक्स निकालना है तो क्या फॉर्म्युला है? त्याच्यामध्ये ठेवलेला चार्ज अपॉन इप्सिलॉन. संपला विषय, एवढाच आंसर है. समझ गए सब लोग? अब इसको लिखते कैसे देखो, लिखने का तरीका देखो इनका. तुम बोलोगे ये सब क्या है भाई? गॉस लॉ का इक्वेशन लिखो तो ये आता है. ये होता है गॉस लॉ. अब तुम सर ये डिजाइन क्यों बनाया? डिजाइन क्या कर ले गोली? ये काय असलं उगाचच? ये तो पता है इंटीग्रेशन डॉट डी इज फ्लक्स ना. अरे बोला कि ये डिजाइन ये बताता है कि इंटीग्रेशन इज परफॉर्म्ड ओव्हर अ गॉसियन सरफेस. काहीच अर्थ नाही याचा, उगाच हवाय ती, दुसरं काहीच नाही. गॉसियन सरफेसवर इंटिग्रेशन केले म्हणजे गॉसियन सरफेसवरून फ्लक्स काढतोय ना. उगाच ती चिन्ह असते गोल तसलं. गोल मतलब क्लोज सरफेस सिम्बॉल आहे. किसका सिम्बॉल आहे? हे इंटिग्रेशन कुठे झालेलं आहे? क्लोज्ड सरफेसवर झालेलं आहे असं म्हणायचं त्याला. ठीक है. तो इंटीग्रल ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू इन. काय? क्यू इन साइड, इन साइड है ना. बाहर भी चार्ज रखा हुआ हो सकता है, बट बाहर से कोई संबंध नहीं है, मध्येच ठेवलेला पाहिजे सरफेसच्या. डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट. अगर एयर होगी तो, और मीडियम होगा तो, अगर मीडियम होगा तो इप्सिलॉन नॉट की जगह इप्सिलॉन नॉट इंटू के आएगा ना. नहीं आएगा. ये स्कैम है. हमेशा इप्सिलॉन नॉट आएगा हमारे यहाँ. ऐसा ही होता है. तो लॉ के अनुसार इनसाइड चार्ज अपॉन मीडियम कौन सा भी हो, तुम्हारा क्लोज सरफेस अगर पानी में भी डाल दिया तुमने, तो भी नीचे क्या आएगा? इप्सिलॉन नॉट ही आएगा. कंपलसरी है. दिस इज नॉट अ मीडियम फैक्टर, इट्स अ कांस्टेंट. जैसे पाई की वैल्यू पानी में यूज करो, कहीं भी पाई पाई माहिती ना आपला, वो मीडियम पे डिपेंड करता है क्या? नहीं करता ना. इप्सिलॉन नॉट मीडियम पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट नहीं चाहिए. आप ऐसे लिखोगे इप्सिलॉन नॉट मत लिखो. 8.85 काय 10 की पावर मायनस 12 असते ना. हा, ही व्हॅल्यू आहे समजा. इप्सिलॉन नॉट म्हणू नका त्याला. आता ये मीडियम डिपेंड करते का वैल्यू? ये वैल्यू है ना. समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो हमेशा इप्सिलॉन नॉट ही आएगा, ये याद रखना. तो इसके कुछ इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्चुअल, वो मैं ऑन द स्पॉट बताऊंगा. अभी के लिए बस इतना याद रखो कि ये फॉर्म्युला दिखते समझ जाना है गॉस लॉ है. क्या ये असलं गोल काही इंटिग्रेशन करा म्हणतंय कुठल्या सरफेसवर? गॉशियन सरफेसवर क्लोज पाहिजे म्हणून ती गोल सिम्बॉल आहे, बाकी काय नाही ते. आणि बेसिकली फ्लक्स आहे. फ्लक्स बरोबर इनसाइड जात आपण इप्सिलॉन एवढंच म्हणतोय, अजून काय म्हणत नाही. अब इसका क्या उपयोग होता है, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सॉल्व किया है. कौन सा वाला बताता हूं आपको, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल थी, वो एक्स आई क्या वाई स्क्वायर जे क्या, वो क्वेश्चन निकालो जरा. ये था ना. इसमें फ्लक्स थ्रू द क्यूब का आंसर क्या आया था? ये आंसर आया था ना. अरे बोलो. मतलब ही ये है चार्ज इनसाइड द क्यूब अपॉन इप्सिलॉन नॉट. तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है व्हाट इज चार्ज केप्ट इनसाइड द क्यूब, तो आंसर ये मल्टीप्लाई इप्सिलॉन नॉट इधर कर दो. हो गया. जिंदा हो सब लोग. ये ऐसे होता है. अगर हमें फ्लक्स पता है, मतलब इनडायरेक्टली हमें क्या कहता है, अगर हमें गॉसियन सरफेस से फ्लक्स पता है, मतलब उसके अंदर रखा हुआ चार्ज पता है, वो निकल के ही आता है. ये एक लॉ है, इसका प्रूफ भी है, 12th बोर्ड में प्रूफ है. आप देख सकते हो, बड़ा टाइम पास प्रूफ है. मतलब छोटे सरफेस के लिए उन्होंने किया है, उससे बहुत बड़ा एक्सपेक्ट करते हैं हम इमेजिनेशन वो लोग. बट है, प्रूफ है इसका, कोई दिक्कत नहीं है. तो समझ में आया सबको क्या किया मैंने? कि अगर आपने फ्लक्स निकाल लिया गॉसियन सरफेस से, मतलब आप श्योर हो जाओ कि आपने क्या निकाल लिया है, इनसाइड चार्ज. वो कहां रखा है वो मेंशन भी नहीं है इस डायग्राम में, कहीं नहीं बताया है कि नहीं. कहां रखा है वो नहीं आएगा, कितना रखा है वो आएगा. उसकी लोकेशन नहीं पता चलेगी, क्वांटिटी पता चलेगी. हाउ मच क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज इनसाइड. अरे यार बोलो. है कि नहीं. तो ये अपने को ऐसे पता चलेगा. तो फ्लक्स निकालना मतलब ही इनसाइड चार्ज निकालना. दैट इज सर्टनली
क्या बोलते हैं, वैलिड फॉर दिस इक्वेशन, इसको याद रखें, फ्लक्स निकाला मतलब इनसाइड चार्ज निकाल दिया। क्लियर हो गया सबको? अब एक सिंपल क्वेश्चन आपके लिए, ध्यान से देखना। मेरे पास एक क्यूब है, ओरल क्वेश्चन है, और इस क्यूब के सेंटर पे मैंने चार्ज रखा है क्यू, बाजू में चार्ज रखा है -Q, इधर कहीं ऊपर हवा में रखा है 3Q, और बाहर रखा है 4Q। व्हाट इज फ्लक्स थ्रू द क्यूब? बोलिए। 3Q/ε0, संपला विषय, मैटर क्लोज। इनसाइड चार्ज किती है 3Q, आउटसाइड चार्ज किती है 4Q, बंदा समझ ना गई। अरे यार बोलो। अब बच्चों को ये लगता है कि सर बाहर से चार्ज नहीं लेने का इधर अजीब लग रहा है हमें, क्योंकि बाहर का चार्ज फ्लक्स तो तैयार करेगा ना, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मारेगा ना यार ऐसे। अरे बोलो, तो क्यों नहीं लेने का उसको? क्लोज सरफेस है ना, जितना लाइन से एंटर करेगा उतना एग्जिट मारेगा, जीरो हो गया ना उसका, है कि नहीं? अच्छा, एक और बच्चों को लगता है कि सर इनके लाइंस लाइंस में आप मत जाओ, कैलकुलेशन के करते वक्त जो है लाइंस में नहीं जाने का, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। देखो ना कितने चार्ज है, तीन, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी अलग इसकी अलग इसकी अलग, फिर रिजल्टेंट निकलेगा, फिर फ्लक्स आएगा, अरे कि नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बस गॉस लॉ यही फायदा है, अपने को चाहिए बस इनसाइड चार्ज, बाकी कुछ बकवास नहीं चाहिए अपने को, इनसाइड चार्ज चाहिए। अब इस क्यूब में वेरिएशन देखो ध्यान से, इस क्यूब में वेरिएशन सब लोग ध्यान से देखो। मैं क्या बोल रहा हूं, देखो अपने पास एक जो है, एक स्क्वायर, एक स्क्वायर शेप में ऐसा सरफेस है, ठीक है ना, ये स्क्वायर शेप है। कैसा शेप है ये? 3D स्क्वायर है। इसके सेंटर से a/2 हाइट पे एक चार्ज रखा है q। थोड़ा इमेजिन करो, व्हाट इज फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, जो दिख रहा है आपको, कौन बताएगा? बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर इसका, सोचो, कुछ तो सोचना है आपको इसमें। बराबर सेंटर से a/2 हाइट पे q चार्ज रखा है, तो व्हाट इज फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, जो दिख रहा है सरफेस उसका, ये बताओ। q by epsilon naught, therefore each surface will get its share of 1/6 q by 6 epsilon naught। तो आंसर क्या है अपने पास, इस सरफेस से, ये वाले से, इसी को निकालने को बोला था ना, क्यूब तो हमने खुद से बनाई इमेजिन करके, q by 6 epsilon naught। समझ गए सब लोग? बोलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, देखो थियोरेटिकल है। अगर ये चार्ज थोड़ा सा नीचे होता, यहां पे होता, तो आंसर क्या आता, मोर देन इससे, लेस देन इससे, इसका मोर की लेस? एग्जैक्ट तो नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, बट मोर की लेस इतना बताओ। हाँ, इमेजिन करो ना लाइंस के बारे में, अब कैलकुलेशन नहीं करना है, अब इमेजिनेशन है। मोर और इक्वल, तो लाइंस के बारे में सोचो, पहला लाइन का होता है, अंतर का होता है, मोर की लेस, इस सरफेस से फ्लक्स q/6 होता है सेंटर पे रखने पे ना। अगर थोड़ा चार्ज और पास में आ गया सरफेस के, तो बढ़ेगा फ्लक्स घटेगा? मोर लाइंस विल क्रॉस और लेस लाइंस विल क्रॉस, सोचो। अरे मोर लाइंस विल क्रॉस यार, कैसे कैसे लेस, मोर निकलेंगे ना, ग्रेटर देन आए। देख लो भाई, मैं दिखाता हूँ डायग्राम के माध्यम से, सब लोग ध्यान से देखना। मान लो ये अपना ओरिजिनल चार्ज था ना, इसका फ्लक्स चारों तरफ ऐसे निकल रहा है, देखो दिख रहा है क्या? ऐसे निकल रहा है फ्लक्स चारों तरफ। अब ये क्यों आएगा, अगर थोड़ा नीचे और आएगा, बहुत नीचे आ गया, मान लो यहीं पे आ गया एकदम, तब तो लंबी लंबी लाइंस भी पकड़ेंगे ना ये, ज्यादा एंगल वाली भी। अभी ज्यादा एंगल वाली मिस हो रही है ना यार, ऊपर में ज्यादा एंगल वाली लाइन तो नहीं जा पा रही है, अब ज्यादा एंगल वाली लाइन भी जाएंगी, नंबर ऑफ लाइंस का काउंट बढ़ जाएगा। ए, समझ गए? आस्ते लिखो।
थिओरिटिकल पॉईंट बस इतना था की सेंटर पासून जर चार्ज जवळ आणला सरफेसच्या तर चांगली गोष्ट आहे, अजून लाईन क्रॉस करतील. मग सेंटरला आन्सर किती येणार आहे? क्यू बाय 6 इप्सिलॉन नॉट. त्याच्यापेक्षा आन्सर काय होईल? थोडस वाढेल. ये इतना ही पूछेंगे, वाढेल कमी होईल एवढंच माहित पाहिजे. एग्जाम में वैसे नीट और जेई में सिर्फ ये सेंटर वाला ही आता है, क्यू बाई 6 ये पता होना चाहिए सबको. क्यू बाई 6 इप्सिलॉन नॉट. ओके. ये टिपिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको एक सरफेस दिया जाएगा, एक चार्ज दिया जाएगा और आपको कुछ ऐसा जुगाड़ सोचना पड़ेगा कि एक क्लोज्ड 3D डायग्राम बने और वो चार्ज बराबर कहां जाए? सेंटर पे आ जाए. तब आपको उसके आंसर मिलने चालू हो जाएंगे. इट्स प्योर इमेजिनेशन. तो आपको हिंट दे रहा हूं मैं, आपको ऐसा 3D डायग्राम सोचना है मन में जिसके सेंटर पे हमारा चार्ज आ जाए, क्योंकि सेंटर पे चार्ज आने से ही आंसर आएगा. क्या फायदा सेंटर पे चार्ज आने का? सिमेट्री से हर सरफेस का इक्वल शेयर बनेगा. तो फिर हम कुछ बता पाएंगे, क्यू बाई 8, क्यू बाई 9, 10 जो भी है. ठीक है ना? अब दूसरा मैं आपको दे रहा हूं, आप सोच समझ के करना. ठीक है? ये हो गया सबका. दूसरे में इमेजिनेशन ही करना है. तैयार है ना सब लोग? इस बार मैं सीधा क्यू भी देता हूं, जनरेटी खत्म करता हूं. मेरे पास एक सीधा क्यू भी है. इथे ठेवलाय. इथं म्हणजे कुठे ते? हा, वरच्या छताच्या टॉपला है ना, सेंटरला. जसं छत आहे ना, ह्याच्या सेंटरला ठेवलाय. अरे बोला, कौन बताएगा फ्लक्स थ्रू द क्यूब? हम्म. कुछ भी लाइन क्रॉस नहीं कर रही है, ऐसा थोड़ी होता है. इमॅजिन करा, सांगू का? असं इमॅजिन करा की छताला होल पाडला इथे मध्यभागी, बल्ब लावला एक. बल्बचा किती पर्सेंट उजेड खाली किती वर जाईल? 50-50. चलो इसको तुम्हारे तरीके से बताता हूँ जो अभी बताया. एक काम करो, बस इसका रिप्लिका ऊपर बना दो एक. ठीक है लगा? अगर ऐसा बना दिया स्ट्रक्चर बड़ा वाला, तो इस बड़े स्ट्रक्चर से फ्लक्स कितना आएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. तो उसका आधा इसमें, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन, आधा आधा हो जाएगा ना. हो गया आंसर. क्या आंसर आया? क्यू बाई 2 एप्सिलॉन. लिखो अपनी भाषा में, लिखो ये सब जो हमने वो सोचा है अभी. यही करना है बार बार. इस बारे में सोचो कि क्या दोनों क्यूब जो बने दिख रहे हैं उनमें से बराबर आधा आधा है क्या? क्या डाउट आ रहा है उसमें आपको? सोचो. आंसर वही है, क्यू बाई 2 ही है. बट थोड़ा इमेजिन करो तब मजा आएगा. ऊपर वाला क्यूब तो तुमने बना दिया, और ऊपर वाले नीचे वाले दोनों को मिला के जो नया स्ट्रक्चर बन रहा है उसका आंसर तो आएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. बट द क्वेश्चन इज द फ्लक्स इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द टू गिवन क्यूब्स? तो आंसर है यस. आप सोचो, इमेजिन करो थोड़ा. जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर से क्रॉस करेंगे ना, उतने ही नीचे से क्रॉस करेंगे. कुछ डाउट आ रहा है तो बिंदास पूछो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये इमेजिनेशन आपको होना चाहिए. जो भी आपके डाउट्स हैं आप पूछो कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा है, मेरे को तो ये दिख रहा है. हम्म. थांबा थांबा, कायच ऐकून झालंय. क्यूबॉइडच्या वर सरफेस मध्ये म्हणजे वरचा डॉट डॉट वाला का? त्याचं काय? त्याच्यातून म्हणजे कुठल्या सरफेस मधून? सगळंच? हे वाला? ह्याचं काय? हा, नाही पकडणार बरोबर. पण जसं वर तसं खाली आहे ना. ह्याचा सिमेट्रिक हा आहे ना खाली. सब सेम है. इसके सिमेट्रिक ये है ऐसे.
इसलिए हाफ ऑफ शिफ्ट हो गया। लाइट का सोचो ना, सिंपल सोचो कि वहां पे एक बल्ब लगा है एकदम सेंटर पे, तो बल्ब जितनी लाइन से ऊपर निकलेंगी उतनी नीचे निकलेंगी यार, तो कवर हो गया ना दोनों, तो उसमें 3D में लाइन निकलेगी स्पीयर में ऐसे बहुत सारी, तो जितनी नीचे आएंगी उतनी ऊपर जाएंगी, और कुछ बचा ही नहीं ना, सब कवर हो गया, है कि नहीं? तो आधा आधा फ्लक्स हो रहा है क्यूब। अब मैं अगर आपको बोलूं कि इसका आंसर क्या आ चुका है, पहले तो फ्लक्स टू द क्यूब, ये जो अच्छा वाला क्यूब है ओरिजिनल, इसका आंसर क्या आ चुका है, क्यूब बाय 2 ε0। अब ये जो नीचे वाले क्यूब को देखो, बस ऊपर वाले को मत देखो, नए वाले को, अपने पुराने ओरिजिनल वाले को देखो, इसमें कितने सरफेस है? अरे नीचे वाले में कितने सरफेस है यार, क्यूब में कितने, 6 होते हैं ना। उसमें से जो है ये फ्लक्स टोटल सबका मिलके है ना, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 प्लस φ6, उसमें से एक फ्लक्स, एक सरफेस बिन काम का है, कौन है वो? उसका जीरो आंसर आ रहा है। दैट फ्लक्स विच कंटेन्स द चार्ज ना, ये वाले का कुछ काम नहीं है, इसका तो फ्लक्स जीरो है, बट बाकी 5 का मिलके ही आ रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूशन उसमें भी कैसा होगा, आप सोच सकते हो क्या? कौन से 4 का इक्वल होगा, या कौन से 3 का इक्वल होगा? साइड वाले 4 का इक्वल होगा यार। अब नीचे वाले का कितना होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो तो सॉलिड एंगल से आएगा, बट इतना तो मैं बोल सकता हूं कि साइड वाले चारों का इक्वल होगा, और नीचे वाले का फिर अलग होगा, तो वो सब जुड़ के फाइनली आ जाएगा। इतना ही हम बोल सकते हैं इस समय पे। समझ में आया सबको? अब एक और दे रहा हूँ इसकी नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल, थोड़ा और इमेजिनेशन सोचना पड़ेगा। तैयार हो सब लोग? इसमें कोई डाउट है और पूछो जल्दी से, कुछ ड्राइंग करके दिखानी है सर, ये वाला दिखाओ वैसे दिखाओ, जल्दी से बोलो। हम्म। हम्म। नाही नाही अँगल नाही वाढत, विचार कर, ऑलरेडी असे निघाले इलेक्ट्रिक, मग ज्या इलेक्ट्रिक फील्ड पहिले इकडे पण चालले होते ना, आता खाली वळल्यामुळे त्या पण क्रॉस होतील, पहिल्या वेळेस सगळं तर क्रॉस व्हायला लागलंच, दुसऱ्या भी क्रॉस होतील, झालं की इमेजिन? यहाँ से निकल रहे देखो ऐसे चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं? अभी ये वाला आखिरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रॉस कर रहा है, ये वाला नहीं कर रहा है ना, जैसे एनिमेशन नीचे आएगा ये वाला भी क्रॉस होने लग जाएगा। पहले तो जा ही रहे ना सब, और एक्स्ट्रा भी आ गए अभी बाकी लोग, तो ज्यादा लाइंस क्रॉस कर गई, ज्यादा फ्लक्स आएगा। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को, जल्दी बोलो। क्वेश्चन दो नया, इसका आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग है, आई होप कि कोई तो एक बच्चा कर ले। आराम से इमेजिन करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, बट आंसर सही दो। बताइए, फ्लक्स थ्रू द क्यूब, बेसिकली चार्ज इज केप्ट एट वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, सोचो इसके आगे। ना ना ना, ऐसा फालतू आंसर नहीं। रुको, क्या बोला तुमने? थांबा ना, 2 2 4 2 8, हा झालं बरोबर, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, याला लय लवकर दिलं तुम्ही मला वाटलं वेळ होता. चलो ये बताओ, व्हाट इज फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, आता बघू, इमॅजिन करा आता, फक्त त्या सरफेस मध्ये क्यूब चालू उत्तर, क्यूब बाय 8 संपला विषय, ह्याचं सांगा आता, फक्त ही सरफेस पाहिजे मला, दुसरं काहीच नाही पाहिजे. हा, बराबर, ये भी दे दिया जल्दी से क्यूब बाय 24 आता है यार, क्योंकि ये क्यूब बाय 8 जो है ना, वो 3 ही सरफेस का है, बाकी 3 निकम्मे सारे, और तीनों सिमेट्रिक है वो। चलो मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिनको आगे समझ में कोई बात नहीं, नहीं आया जो भी है, मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ पहले से। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, क्यूब से निकालना है, पहला किसे निकालना है, उस पे आते हैं। पहले क्यूब से निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेंटर में लाने के लिए इधर एक और क्यूब बनाना पड़ेगा ऐसे, मस्त असतं ना, हाँ समझ गए, एक क्यूब बन गया ये, असे माग 2 बनवा अजून, ही फ्लोर तयार झाला बघा 4चा, आणि वरून 4ची लादी अजून एक अशी, झाले का ना 8, बरोबर सेंटर येतं बघा ते आता, आणि सगळे सिमेट्रिक आहेत बघा क्यूब त्याचे, 8 चे 8 क्यूब ख्याला काय सिमेट्रिक आहेत, म्हणजे प्रत्येकामधून किती असणार, क्यूब बाय 8 क्यूब बाय 8 क्यूब बाय 8 क्यूब बाय 8, म्हणून आपल्या ह्याच्यामधून किती आले, क्यूब बाय 8, इथपर्यंत आले सगळे. एका क्यूब मधून किती असणार आहे, एका क्यूब मधून असणार आहे क्यूब बाय 8 इप्साइल नॉट. आता क्यूब जाऊ उडत, आता बघा एका क्यूब मध्ये फक्त एवढ्या सरफेसवर फोकस करा, मी नाव ठेवतो थांबा, फक्त आपल्या क्यूबला बघा का, ABCDEF GH, इसमें से कौन से 3 सरफेस निकम में है जिनसे फ्लक्स जीरो आ रहा है, एक भी लाइन के आर पार जा पा रहा है, जिनसे वो कांटेक्ट में है, कौन कौन है बघा बरं, BCFH दिसला का, BCFH से एक भी लाइन से निकल के ऐसे आर पार थोड़ी जा सकती है, सब उससे निकल जाएंगे यार, मतलब उसी के ऊपर ऊपर से निकल जाएंगी, तो वो निकम्मा हो गया। और कौन है, ABCD ऊपर का, एवरी लाइन विल पास अलोंग द सरफेस, नो लाइन कैन गो परपेंडिकुलर सरफेस, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा वो लाइन बनेगी। और कौन सा पता है,
ए बी एफ ई, हाँ तो मार्क्स वाला, ये तीनों निकम्मे हैं और बचे हुए तीन सिमेट्रिक है उसके रिस्पेक्ट में। तो अगर क्यूब के हिस्से में क्यूब 8 आ रहा है तो बाकी तीनों में फिर वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड बचेगा बचेगा बटेगा। तो क्यूब 24 हो गया फिर हर किसी के बारे में। बाकी तीन मतलब कौन, एक तो दिखाया मैंने, और कौन सा है, ए डी जी एच, सॉरी ए डी जी ई, वो भी वैसा ही देखो उसके रिस्पेक्ट में, जैसे ये रखा है वैसे ही रखा है इसके सिमेट्री से। और कौन बचा नीचे वाला, ई एफ जी एच, समझ में आया। तो तीनों को इक्वल फ्लक्स आएगा। और क्यू बाई 8 का वन थर्ड मतलब क्यू बाई 24 हो गया शेडेड रीजन का। तो इसका आंसर अगर पूछा किसी ने, क्यूब से तो ये आया, इस पर्टिकुलर सरफेस से आया क्यू बाई 24 इप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया, लिखो। ये क्यू बाई 8 लाने का एक और तरीका है, क्यू बाई 8 आंसर लाने का एक और तरीका है जिसमें ये सब पीछे का बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। इमेजिन करो सब लोग, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्यूब दिख रहा है आपको, ये कमरा क्यूब है और कॉर्नर पे एक बल्ब लगा है, दिख गया, उसका कितना हिस्सा कमरे के अंदर होगा, कॉर्नर म्हणजे काय असतं, थोड़ा बाहर थोड़ा मधी ना। तो सेंटर पे ये पूरा डायग्राम देखोगे आप, आपको पता चलेगा 1/8 पार्ट उसके अंदर है। मतलब वो कोने में जो बल्ब दिख रहा है वो पूरा नहीं दिख रहा आपको, उसका 1/8 पार्ट दिख रहा है, दिख रहे हो आप, छोटा सा से। बाकी सब बाहर है, चारों तरफ फैला हुआ, बाहर आउटसाइड दिखेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया क्या। तो इनसाइड चार्ज कितना है, कॉर्नर मतलब इनसाइड आउटसाइड दोनों होता है ना। तो इनसाइड पार्ट ऑफ द कॉर्नर इज क्यू बाई 8, दैट इज माय आंसर इज क्यू बाई 8 इप्सिलॉन नॉट। ऐसे भी आप सोच सकते हो, ठीक है। नहीं तो फिर ये वाला मेथड तो है ही, सिमेट्री वाला। मतलब मैं इसको अगर शेड करूं इसमें, ध्यान से देखो मैं क्या बोलने जा रहा था। ये जो बड़ा स्पीयर दिख रहा है आपको गुलाबी वाला, चार्ज को पहले तो स्पीयर मानना है, क्या मानना है, उसका बस 1/8 पार्ट, ये छोटा सा दिख रहा है, ये इतना ही पार्ट छोटा सा, ये ऐसे, यही इनसाइड चार्ज है 1/8 ऑफ दिस 3D है ना वो स्पीयर जैसा, ऐसे भी आप सोच सकते हो। तो इनसाइड चार्ज अगर क्यू बाई 8 है तो आंसर आ गया क्यू बाई 8 इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो दो तीन फेमस क्वेश्चन है, वही वही बार बार आते हैं। पहला क्वेश्चन याद करो, उसमें मैंने आपको एक स्क्वायर बेसमेंट में रखा था ना, उसका आंसर था क्यू बाई 6 इप्सिलॉन नॉट। फिर मैंने चार्ज ऊपर रख दिया था, उसका आंसर था क्यू बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। और एक कॉर्नर वाले चार्ज का क्यू बाई 8, और अगर एक सरफेस में तो क्यू बाई 24। ये चार रिजल्ट याद रखो, पक्का इसी में से क्वेश्चन आता है, बार बार वही रिपीट होता है, ठीक है। क्यू बाई 2, क्यू बाई 6, क्यू बाई 8, क्यू बाई 24, इनमें से एक आंसर आएगा। केस बनाओ, याद रखो। इमेजिन होता तो अच्छी बात है, वरना याद तो रखो एटलीस्ट। हो गया, लिख लिया सबने। अब एक और नया चीज दिखाता हूं मैं आपको, देखो। इसको बोलते हैं शेडेड एरिया, शैडो एरिया। अब ये क्या चक्कर है, सब लोग ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अपने पास एक 3D कोन रखा हुआ है, क्या है अपने पास एक, अरे बोला कि क्या है, 3 डायमेंशनल कोन है, जो कि एक सरफेस पे रखा हुआ है ऐसे। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई नॉट जो है हॉरिजॉन्टल है ऐसे। इस कोन की जो हाइट है वो है h, और इसकी जो रेडियस है वो है स्मॉल r। 3D कोन है, कैसा कोन है, 3D। और ऐसे हॉरिजॉन्टल में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट। व्हाट इज फ्लक्स थ्रू द कोन, जीरो की नॉन जीरो, सोचो आराम सोचो। बंदिस्त कौन है, तो बंदिस्त, जीरो की नॉन जीरो, जीरो की नॉन जीरो, जीरो ना यार, जितनी लाइन एंटर करेंगी वहां पे नेगेटिव फ्लक्स तैयार होगा, एग्जिट करते हो पॉजिटिव। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैंने आधा कोण काट डाला, मतलब इस में सेक्शन ले लो ऐसे, टेक दिस सेक्शन आउट, ये प्लेन काटा ऐसे, समझ में आएगा, ऐसे काट लो जरा। तो क्या बचेगा, आधा कोण, उसमें से आंसर क्या आएगा, आधा। मतलब अगर वो बंदिस्त होगा ना, आधा सॉलिड होगा, तो इधर भी सरफेस उधर भी सरफेस हो जाएगा। लेकिन हॉलो कौन था, बंदिस्त था लेकिन हॉलो था। अरे यार बंदिस्त था लेकिन, अब काट दिया तो अब जो डायग्राम बची वो बंदिस्त बचेगी, उघडी, उघडी डायग्राम है ना आता त्याच्यातून फ्लक्स सांगा, त्या अर्ध्या उघड्या डायग्राम मधून, सोचो। झिरो तो नाही आहे ना, अभी बंदिस्त नाही आहे, सॉलिड, सॉलिड नाही त्याला हॉलो बंदिस्त कोण होता, त्याला कापला अर्धा असं,
जी वाचल त्यातून फ्लक्स निगेटिव्ह येईल ना, कारण एंट्री करायला लाईन अशा एरिया वेक्टर बाहेर असणार बघा इकडं. पण ते किती येईल सांगा. इकडला पार्ट उडून टाकला. क्वेश्चन काय सांगायला काय विचारलं ते. एवढाच पार्ट राहिला आपल्याकडे आता. थांब काय म्हणला पाय. हा. बेसिकली आपको एक ट्रायंगल देखना था. हे ट्रायंगल दिसतंय का असा. जेवढ्या लाईन ह्या उरलेल्या कोन मधून जातात तेवढ्या ट्रायंगल मधून जातात. ह्या वाकडा तिकडे कोन मधून फ्लक्स काढण्यापेक्षा ट्रायंगल मधून काढू. अरे जेवढ्या लाईन ती ट्रायंगल उघडा आहे बरं का, तिथे बंद नाही, तिथे उघडा ट्रायंगल आहे. पण तो ट्रायंगल जर बंद असता तर फ्लक्स झिरो झाला असता. म्हणजे जेवढा तयार केला तेवढा मारला असता. मग ह्याच काढा ना. समझ में आया. तो ये ट्रायंगल का बेस कितना है 2r और हाइट कितनी है h. एरिया बताओ. हाफ HR. अच्छा डायमीटर है नहीं, हाँ ठीक है तो HR हो गया ना. एरिया आ गया HR. और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ई नॉट, और ट्रायंगल तो ऊपर आने था तुम्हारा सा. डायरेक्ट मल्टीप्लाई. कॉम्पोनेंट की जरूरत नहीं है ना. तो आंसर क्या है फ्लक्स का. HR E0. समझ में आया. जितना फ्लक्स कर्व सरफेस से जा रहा है उतना ही सामने वाले ट्रायंगल से जाता. तो क्यों ना वाकड़े सरफेस को हटा के मैं सामने सरल सरफेस खड़ा कर दूं. समझ में आया. ये जो मैंने लाल सरफेस इमेजिनरी खड़ा किया है इसको बोलते हैं शॅडो एरिया. म्हणजे असं इमॅजिन करा की तुम्ही लाईट लावली इकडून सावली हीच पडेल ना. इकडून जर लाईट लावली इलेक्ट्रिक फील्ड सारखी अशी तर सावली तीच पडेल बघा ट्रायंगुलर सावली. तो उसको बोलते हैं शॅडो एरिया. Instead of calculating flux on the curved bends, you can calculate direct flux on the shadows of that. Shadows taken against the electric field. Electric field च्या दिशेने शॅडो घ्यायचे आपले. इकडून लाईट आले समजायचं मग शॅडो दिसती पुढे. जिंदा सब लोग. इसको कैसे लिखना है लिखो, अभी मुझे नहीं पता. शैडो एरिया का कॉन्सेप्ट है ये. लिखो भैया जल्दी से अपनी भाषा में कुछ तो. इस पे एक और क्वेश्चन लूंगा मैं, बट आप पहले कुछ तो थियरी लिखो इसके बारे में. ये डायग्राम है हाफ कट हॉलो कोन. हाफ कट हॉलो कोन. ये जो आंसर निकाला है हमने ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा. फ्लक्स टू द कोन से नेगेटिव आएगा, ट्रायंगल से पॉजिटिव आएगा. ठीक है ना. जो पूछा है उसका आंसर देना चाहिए हमें. तो कोन से पूछा है तो आंसर आएगा -HR E0. ट्रायंगल से पॉजिटिव आया. तो ट्रायंगल इमेजिनरी है, शैडो है वो, असली नहीं है. असली होता तो फिर बंदिश डायग्राम बन जाती, जीरो आंसर आ जाता टोटल फ्लक्स. तो कॉन्सेप्ट सिंपल है. अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इफ यू कैन टेक द शैडो ऑफ द 3D डायग्राम यू कैन कैलकुलेट फ्लक्स वेरी इजीली. तो ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी मैं आपको दूंगा. चलो एक इमॅजिन कर लो सिंपल. मान लो अशीच इलेक्ट्रिक फील्ड कोणच्या ऐवजी मी स्पीयर ठेवला असता. सावली काय पडली असती सर्कल. तो फ्लक्स कितना आता अगर मैं हेमिस्फीयर रखता तो टोटल फ्लक्स तो जीरो आ जाता अगर पूरा फ्लक्स तो. हेमिस्फीयर उघडा. हॉलो स्पीयर बघितला का हॉलो स्पीयर त्याला मधून कापायचं मग काय राहते. हॉलो हेमिस्फीयर. हॉलो हेमिस्फीयरला असे लाईट लावली काय दिसेल पुढे एरियामध्ये. पायर स्क्वेयर ना. तो फ्लक्स क्या आएगा -पायर स्क्वेयर E0. माइनस क्यों आया क्योंकि एरिया वेक्टर बाहर है उसके, है कि नहीं.
तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, उससे साइन आपने खुद को लगाना पड़ेगा। शैडो एरिया से क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड। तो इसका एग्जांपल साइड में आप लिखो ताकि ये कॉन्सेप्ट का क्लियर हो जाए, जिसको लिखना है लिख सकते हो। लेट अस से अपने पास एक जो है ऐसे हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर ऐसे ओपन है, बंदिस्त नहीं है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, तो डायरेक्ट फ्लक्स का आंसर कितना आएगा, माइनस ई नॉट पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि शैडो जो दिखेगी आगे वो सर्कल बनेगी एक। शैडो निकालनी है, रिमेंबर दिस, शैडो निकालनी है भाई। इस कोन को अगर हम लोग ऊपर से लाइट लगाते इलेक्ट्रिक फील्ड से, वो रूम खाली, तो सर्कल दिखता। मान लो कोन हमने रखा है बिना कैप वाला, मतलब नीचे कैप ओपन है, ऐसे ट्रायंगल है बस ऐसे, ऊपर से लाइट लगा दी तो क्या दिखेगा नीचे, सर्कल ना। तो फ्लक्स का आंसर क्या आएगा, ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, निगेटिव में आएगा बस। समझ में आया ना। तो बेसिकली शैडो लेना है, समझ गए आप फंडा, शैडो आ जाती है आपको। ठीक है, शैडो एरिया लेते हैं इसको। लिखा के सबने शब्दों में शैडो लेना है करके, अपनी भाषा में लिख लिया ना, शैडो एरिया करना है, क्योंकि शैडो शब्द याद रहेगा तो आपको आ जाएगा फिर। ठीक है, बस करते हैं, 7 ही मिनट बचे हैं। और इसके बाद गॉस लॉ के एप्लीकेशन चालू होते हैं, जिसमें मुझे अभी नहीं जाना है, सेपरेट टॉपिक इन इटसेल्फ। ठीक है, बाकी हम कल करते हैं। थोड़ा होमवर्क देता हूँ मैं, मेरे को एक ये दे दो, पीवाईक्यू का बुक दे दो, जेई मेंस पीवाईक्यू। लास्ट टाइम कहां तक दिया था होमवर्क, किती नंबर क्वेश्चन पर्यंत आठवते का, शेवटचा किती नंबर होता क्वेश्चन, 71? तुम्हाला डाऊट नाही काय, सगळे पीवायक्यू झाले का सोडून? फ्लक्स ऊपर है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स? ये चैप्टर में फ्लक्स है कि नहीं बेटा, कौन सा चैप्टर है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या इसमें नहीं होगा फ्लक्स? हे दुसरा दोन दोन चॅप्टर आहे, चॅप्टर नंबर 2, एक नंबर चॅप्टरचं नाव काय? हा त्याच्यात असेल फ्लक्स, ते काढा बरं चॅप्टर, ह्याच्यात फ्लक्स दिसत नाही मला कुठं. चार्ज आणि फील्ड मध्ये असणार फ्लक्स, ह्याच्यात तर कॅपॅसिटर आला डायरेक्ट आता. पहिला चॅप्टर काढा ना याचा, इलेक्ट्रिक चार्जेस अँड फील्डचा. अरे हा तोच वाटतोय का, नाही वेगळे वेगळे आहे का, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लक्स असलं काय चॅप्टर कुठे दिसतंय का? हा दिसला दिसला, हा का बसा दिसला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अँड गॉस लॉ. 103 घेऊन टाका चला, 103 द्या लवकर पटपट, 103, 104, 110, 112, 113, 114, 115, 121, 122,
124, 126. डायपोल ह्याच्यामध्ये सांगा लागलाय मला. डायपोल कसं नाही त्यात. डायपोल पण सोडू शकता तुम्ही, पहिले फ्लक्स घ्या सोडून, जाऊ दे आता. 132, 133, 34, 37 म्हणजे 37, 44, 144 हा. 41, 48, 42. 42 काय असतं? ये क्या है? ठीक है, बस आता. नहीं, 162 गया, 162. 162. ठीक है, इतना कर लो.